हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के लिए ये आपका जीएस का मॉडल पेपर होगा और ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। तो इसके पहले 3 मॉडल पेपर और लगभग जीएस के सारे चैप्टर हम लोग थियोरी के रूप में पढ़ चुके हैं। और आज ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक कुल मिला के 30 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें जो 30 प्रश्न हैं उसमें जीएस के प्रश्न तो बिल्कुल अपडेटेड हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके सिलेबस आपके पैटर्न के मुताबिक हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो प्रश्न हैं ये प्रश्न आपकी जो 2021 में परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट में, पहले शिफ्ट का पेपर तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। तो बाकी के जो प्रश्न हैं वो सेकंड शिफ्ट के पेपर से हैं या फिर उसी पैटर्न पर हैं, ठीक है। यानी कि पीवाईक्यूज और लेटेस्ट करंट अफेयर प्लस कुछ बहुत ही रिलेटेड तथ्यों पर आधारित ये आपका टेस्ट है। तो इसे लगाकर आप देख सकते हैं कि अगर 30 प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप कितना स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो ये पहला क्वेश्चन होगा। ये प्रश्न जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक समझते रहना कि ये सारे प्रश्न जो है ये यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर आया था उसमें जीएस के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन होगा, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है देख रहे हैं आप, क्रमक, शिखर, या फिर यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है जैविक आक्रमण या फिर आस्थापन। तो इसमें से आपको जो उत्तर है वो सिलेक्ट करना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। और सही जवाब इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहेंगे कि आस्थापन इसका बिल्कुल सही है। इसको इकोसिस भी इसे कहते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो कि सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, पाखल मध्य प्रदेश, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश और दांचीगाम। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बांदीपुर ये कर्नाटक में ही स्थित है, तो ये करेक्ट है। और ये आपका जो शिकारी देवी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये पाखल वाला जो है ये गलत है। पाखल जो है ना मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, तो पाखल जो मिलेगा आपको तेलंगाना के वारंगल में, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका यूपीएचसीएससी में 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो भी प्रश्न जब पूछे गए थे तो उसके बारे में आगे मैंने लिख दिया है, आप देखते रहिए। फिर अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान में अधिकांश विद्युत उत्पादन मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। जो अधिकांश विद्युत का उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होता है। कूड़ा कचरा जलाने पर, जीवाश्म ईंधन जलाने पर, सौर ऊर्जा पर या फिर पवन ऊर्जा पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अधिकांश विद्युत उत्पादन है ये जीवाश्म ईंधन पर है, यानी कि कोयले पर। जो आपका तापीय ऊर्जा होती है, थर्मल जो पावर होता है उसी पर आधारित है। और ये जो थर्मल पावर हमें प्राप्त होता है वो जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होता है। ध्यान देना कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें 2023 के बारे में तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो दुनिया में भारत चौथा सबसे बड़ा देश है जो कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है और उसका उपयोग कर रहा है। भारत में बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 2015 में केवल 0.5% था। और अगर हम बात करें 2023 के बारे में तो फिलहाल अब सौर ऊर्जा का जो योगदान है वो 5.8% हो चुका है। दुनिया में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन और प्रयोग हो रहा है तो पहले स्थान पर दुनिया में चीन है। चीन सबसे अधिक जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, इटाई नामक बीमारी किस रसायन से संबंधित है। इटाई नामक जो बीमारी होती है ये किस कारण से होती है। मरकरी, कैडमियम, जिंक या फिर सेलेनियम से। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा वो कैडमियम होगा, यानी कि विकल्प इसका सही है, ऑप्शन बी। आपको बता दें कि इटाई रोग कैडमियम, जिसको संकेत देते हैं CD नाम की धातु के संपर्क में आने से होता है। यह एक क्रॉनिक कैडियम विषाक्तता है। यह रोग जापान के टोयमा प्रांत में जिज नदी बेसिन में रहने वाले लोगों को होता था। और इस बीमारी को पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। आपको बता दें कि इस बीमारी का नाम जापान के स्थानीय लोगों ने दिया था 1912 में दिया था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब दर्द कर रहा है, मतलब इसमें क्या होता है कि दर्द बहुत होता है, इटाई। यह रोग जो होता है ना ये औद्योगिकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का नतीजा होता है
और कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीली भारू धातु है। यह एक मानव कार्सिनोजेन है और पर्यावरण प्रदूषक भी है। इस रोग के लक्षणों में हड्डी का गंभीर दर्द होता है। इसके अलावा गुर्दे की ट्यूबर विफलता और ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा कुपोषण, एनीमिया, बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भास्कराचार्य की कृति जिसका नाम लीलावती। तो लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूपीएससी की परीक्षा में, यूपीएचएससी की परीक्षा में। तो इसका उत्तर होगा कि लीलावती जो किताब है इसको फारसी में अनुवादित किया था फैजी ने। विकल्प आपका सही है डी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? उदास भारत। इसको हिंदी में जो ये किताब आई थी उसको क्या नाम दिया गया था? उदास भारत, अनहैप्पी इंडिया। तो ये किताब जो है किसने लिखी थी? नेहरू ने तो नहीं लिखी थी, तिलक ने भी नहीं, बी आर अम्बेडकर ने भी नहीं। सही जवाब इसका लाला लाजपत राय, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग। तो इसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो आपका वेद है ये पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद लिखे गए थे ब्राह्मण ग्रंथ, फिर लिखे गए थे आपके यहाँ पर आरण्यक, आरण्यक के बाद लिखे गए थे उपनिषद और फिर लिखा गया था आपका वेदांग। तो 1, 3, 2, 4, 5 जो कि दिया गया है विकल्प बी में, तो हमारा जो विकल्प बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफिका नामक किताब किसने लिखी है? कुछ लोग इसका आंसर जो बता रहे हैं टालमी। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जो ज्योग्राफिका नामक किताब है तो यहाँ पर जो विकल्प हैं ये सही नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो ज्योग्राफिका नामक किताब है ना, ये किताब स्ट्रेबो के द्वारा लिखी गई है। ये हैं स्ट्रेबो, ये कहाँ के थे? तो ये ग्रीक यानी कि यूनान से थे। तो इसमें से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? सिल्क पत्र षड्यंत्र क्या होता है आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा क्रांतिकारी है जो कि सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। तो इसमें जो सूरसेन है ये गलत है और वीडी सावरकर, महेंद्र प्रताप भी गलत है। सही जवाब है उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। देखो बात करते हैं सिल्क पत्र षड्यंत्र के बारे में। तो सिल्क लेटर षड्यंत्र या रेशमी पत्र आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए देवबंदी नेताओं द्वारा आयोजित एक साजिश थी। इस साजिश का मकसद था कि जो ओटोमन साम्राज्य है, अफगानिस्तान के अमीरात और जर्मन साम्राज्य के साथ गठबंधन किया जाए और भारत को आज़ादी दिलाई जाए। तो इस साजिश का पर्दाफाश किया था पंजाब की सीआईडी ने। इस साजिश में शामिल नेताओं ने रेशमी कपड़े पर पत्र लिखे थे, इसलिए इसका नाम रेशमी पत्र आंदोलन दिया गया है। और इस साजिश में शामिल नेताओं में महमूद हसन देवबंदी और उबैदुल्ला सिंधी जैसे लोग शामिल थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सरकारिया आयोग का एक सदस्य कौन सा है? तो जितने भी आयोग बन रहे हैं उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। पॉलिटी भी आपके सिलेबस में है, ये उसी से एक सवाल है। इसमें जो विकल्प है उसमें डॉक्टर SR सेन वाला विकल्प जो था ये सही है, विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो बात करें अगर हम सरकारिया आयोग के बारे में, तो सरकारिया आयोग की जो स्थापना थी ये भारत सरकार ने 1983 में की थी, 1983 में। ठीक है, और इसका मकसद क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना, संविधान में बदलाव के सुझाव देना। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया ने की थी। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट जो थी, और इस रिपोर्ट में कुल मिला के 1600 पेज थे, तो ये पेश की थी। इस रिपोर्ट में 19 अध्याय में 247 सिफारिशें जो थी वो की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन होगा ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? ग्रामीण स्वशासन का जो सबसे निचला स्तर होता है ये ग्राम होता है। तो ग्राम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो ग्राम सभा तो कहते नहीं है, ग्राम समिति भी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ग्राम पंचायत, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम पंचायत ये बिल्कुल सही है। और ये जो शब्द था ग्राम पंचायत ये किसने दिया था? BR मेहता ने, बलवंत राव मेहता ने। भारत को दुनिया का स्वर्ग यानी कि बुलियन गर्त किसने कहा था? तो दुनिया का स्वर्ग यानी कि बुलियन गर्त कहा गया था किसके द्वारा? तो देखो फ्रेंड्स इसका उत्तर बनेगा रोमन के द्वारा, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा बैंक है जिसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नाबार्ड नहीं बल्कि स्टेट बैंक। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है कब? 1806 में। ये पहला बैंक था भारत में जो कि खोला गया था, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में।
इसके बाद बैंक ऑफ मुंबई खोला गया था 1840 में, फिर बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। 1921 में ये जो तीनों बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज कर दिया गया और इसको नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर ये जो 1921 का बना हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, 1955 में यही जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गया था। फिलहाल अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और फिलहाल इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम क्या है, CS सेट्टी नाम है, याद रखिएगा। CFO कौन है, तो कमलेश्वर राव कोदावंती हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों भी आपके GS के सिलेबस में हैं, तो ये उसी से प्रश्न है, और दोनों चैप्टर हमने थियरी में पढ़ भी लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिएगा, थियरी की क्लासेस सारी आपकी जो है धीरे धीरे अपलोड की जा रही हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्श स्तर और स्मृति स्तर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण में केवल 3 स्तर होते हैं, अवबोध, विमर्श और स्मृति। इसमें श्रवण स्तर जो है शामिल नहीं होता है, तो विकल्प बी हमारा उत्तर होगा, श्रवण स्तर ये शिक्षण का स्तर नहीं है। शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत कि शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो ये विधि प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक अच्छी परिकल्पना, यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है कि एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में कौन सी सही विशेषता है, संप्रत्यात्मक अस्पष्टता या फिर व्याख्या की परीक्षणीयता। तो सही जवाब है दोनों यहाँ पर आपके सही हैं, सही जवाब बनेगा विकल्प सी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होती है 1956 में, सही है। वैज्ञानिक और देखो यहाँ पर ना इसे UGC कहेंगे आप, ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर CSIR के बारे में, स्थापना होती है 1942 में, करेक्ट है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है 1969 में, ये भी सही है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के बारे में, कह रहे हैं कि 1960 में इसका गठन हुआ था। बिल्कुल नहीं, इसका गठन हुआ था 1945 में, 1945 में। तो विकल्प बी जो है ये सुमेलित नहीं है, यही उत्तर है। AICTE की स्थापना होती है 1945 में, न कि 1960 में। कंप्यूटर के बारे में जो JPEG फाइल होती है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, JPEG फाइल में क्या होता है, तो जानते हैं यहाँ पे ये एक ग्राफिक चित्र होता है। कई बार JPG का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो ध्यान देना कि JPG का फुल फॉर्म बनेगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या बनेगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक का प्रयोग होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो बाइनरी डिजिट होते हैं इसमें 0 और 1 का प्रयोग केवल किया जाता है, यानी कि यहाँ पर केवल 2, विकल्प भी सही होगा, केवल 2 प्रतीक इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, 1 पेटाबाइट कितने के बराबर होता है। इसके पहले जो हमने टेस्ट करवाया था उसमें हमने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि किस प्रकार से जो है बाइट से जो है इसके बाद आपका पेटाबाइट तक क्रम बनता है। तो हमने बताया था आपको कि 1 पेटाबाइट में क्या होता है, 1024 TB होता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इपीडीमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। इपीडीमियोलॉजी यह शब्द किससे संबंधित है, महाकाव्य अध्ययन, एपिडर्म अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन या फिर न्यूट्रिशन अध्ययन। सही जवाब है इपीडीमियोलॉजी शब्द जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन से संबंधित है, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इपीडीमियोलॉजी सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपका है जो कि GS के अंतर्गत आएगा करंट में। तो प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर रेलवे के द्वारा, या फिर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो प्रवाह पोर्टल है इसे जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। और ये जो आपका प्रवाह लिखा गया है PRAVAH प्रवाह, इसका फुल फॉर्म ये है कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको जारी किया गया किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा इसे जारी किया गया है। पैरा एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 स्पोर्ट भी आपके करंट के अंतर्गत है। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पैरा एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। भारत ने इस टूर्नामेंट में 9 पदक जीते थे, ये भी गलत है। श्रीमंत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण जीता था, ये सही है।
केवल तीसरा विकल्प आपका सही है, पहला और दूसरा गलत है। कैसे गलत है आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके पैरा एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में हुए थे, ये ताशकंद में हुए थे, ना कि जापान में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और भारत ने इस टूर्नामेंट में 9 पदक नहीं जीते थे, बल्कि कितने जीते थे? 7 पदक जीते थे। और इन 7 में 1 स्वर्ण था, बाकी 6 जो थे वो ब्रोंज थे। और श्रीमंत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत के लिए 1 स्वर्ण जीता था, ये आपका सही है। केवल तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा है। रॉक आर्ट यानी कि जो चट्टान पे तस्वीरें बनाई जाती हैं ना, उसका पहला साक्ष्य खोजा है। कहाँ पर? कर्नाटक में खोजा है। प्रश्न है कि कर्नाटक के किस शहर में ये रॉक आर्ट खोजा गया है? बेलगाम में, हसन में, कोलार में या फिर मंगलुरु में? सही जवाब इसका मंगलुरु, विकल्प डी है। ये रॉक आर्ट है जो कि मंगलुरु में खोजा गया है, कर्नाटक में, और ये पहला रॉक आर्ट है जो कि कर्नाटक में पाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चंद्रकांत सतीजा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? चंद्रकांत सतीजा, ये नाम काफ़ी चर्चा में था और फिलहाल मई में ये नाम काफ़ी चर्चा में आया था चंद्रकांत सतीजा का। तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये हैं चंद्रकांत सतीजा। 12 मई को मुंबई के सहारा स्टार होटल में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एनिमेशन कंसल्टेंट्स के संस्थापक CEO चंद्रकांत सतीजा को यह पुरस्कार दिया गया था। और इनको पहचान रहे ना, किसने प्रदान किया था? शिल्पा शेट्टी ने, जो कि जानी मानी अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष होता है फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, 31 मई को ये मनाया जाता है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसकी थीम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो 2024 की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ये थीम है। ठीक है, 2024 की ये थीम है, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। अगला क्वेश्चन है, चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। ये बिल्कुल सही है, चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला बनी है। और ये जो वेधशाला है ये किसने बनाई है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा ये वेधशाला बनाई गई है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये है वेधशाला और इसका नाम क्या है? अटाकामा वेधशाला। ठीक है, अटाकामा वेधशाला। तो TAO इसका नाम क्या है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने TAO अटाकामा वेधशाला TAO का उद्घाटन किया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो ये वेधशाला कहाँ पर है? चिली में है। किसने बनाया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने। नाम क्या है? अटाकामा वेधशाला। अगला क्वेश्चन है, IPL 2024 का विजेता कौन बना था? तो जैसा आप जानते हैं कि IPL को जीता था इस बार KKR ने। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। KKR ने यह टाइटल जो है तीसरी बार अपने नाम किया है, 3rd टाइम। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जेनी एर्पनबैक ने उपन्यास कैरोस के लिए, तो ये जो उपन्यास है इसका नाम क्या है? कैरोस। कैरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जेनी एर्पनबैक बता रहे हैं कि फ्रांस से हैं, ये सही नहीं है, यानी कि केवल पहला विकल्प आपका सही है। जेनी एर्पनबैक कहाँ से हैं? तो ये जर्मनी की निवासी हैं, ना कि फ्रांस की। और देखो ये जो किताब थी ना कैरोस, कैरोस का जो ट्रांसलेशन किया गया था वो किया गया था माइकल हॉफमैन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्रिटिश लेखिका सामांथा हार्वे ने 12 नवंबर 2024 को अपनी पुस्तक आर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जेनी एर्पनबैक ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था, जबकि बुकर पुरस्कार जीता है किसने? सामांथा हार्वे ने जीता है। और ये जो बुकर पुरस्कार है इसे पहली बार 1969 में दिया गया था। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, तो विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा। दोनों कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न का फ्रेंड्स, ये 30 प्रश्न आपके पूरे हुए जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक थे। एग्जैक्टली बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ आवाज़ को। मतलब ये हो रहा है बार बार दिमाग जो है इधर उधर बंट रहा है, तो बोलने में फ्लुएंसी जो है ना वो प्रभावित हो रही है। कोई बात नहीं, हम अगला जो सेशन लेंगे वो बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है बस कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किस राज्य के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया था? अभी एग्जैक्टली यहाँ पर देखो आपको दो उत्तर तो मिल रहे हैं कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये दिया गया था किसको? आलोक शुक्ला को दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दिया गया था। ठीक है,
अब आपको ये बताना है कि जो आलोक शुक्ला हैं ये किस राज्य से हैं। तो फटाफट इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। और देखो सीरियसली मैं जो भी प्रश्न आप लोगों से करता हूँ ना उसका उत्तर आप लोग लिखा जरूर करो, क्योंकि जो उत्तर आप लिख देंगे वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो इसको हल्के में मत लो और लिखो और लगातार रिवीजन भी करो। ये जो मॉडल पेपर हैं इनको एक बार अगर आपने अभी देखा है तो इसे 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से लगाना या फिर इसका नोट्स बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शेष प्रश्नों के लिए और 3 की क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और परिक्रम में दे रहा हूँ। थैंक यू। और हाँ, जो आप करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो करंट अफेयर आपकी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग चाहें तो पिछले देखो नवंबर तक के तो तैयार हैं, दिसंबर का करंट अफेयर मैं शीघ्र ही आपको उपलब्ध करा दूंगा और सबके लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। पहले कमेंट में आप जाकर चेक कर लेना। थैंक यू।